सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जिसका नाम है नमक का दढ़ोगा। तो हम चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले इसकी कहानी के लेखक के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट स्थित लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। आरंभ में वे राय नाम से लिखते थे। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया, तब वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। 300 से अधिक कहानियां तथा अनेक उपन्यास की रचना मुंशी जी ने की। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख उपन्यास हैं सोवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कार्यकलाप, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। इनकी कहानियां हैं नमक का दरोगा, ईदगाहन, कफन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि। इस कहानी में ये बताया गया है कि जब आप ईमानदार रहेंगे तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको झुठला सके कि आप यहाँ पे गलत हो। आपको हमेशा न्याय देखना चाहिए, न्याय व्यवस्था की ओर जाना चाहिए। आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही दिखाया गया कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो अब हम कहानी पे आते हैं। जब नमक का न्याय विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पांव बाहर थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को, वहां दरोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब नमक का न्याय विभाग बना था तो लोग ईश्वर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न, मतलब ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा करने लगे कि ईश्वर की कृपा हुई जो यहाँ पे नमक का न्याय विभाग बन गया और हमें काम करने का एक नया स्रोत मिल गया। जिसके कारण क्या हो कि लोग चोरी छुपे व्यापार करने लगे और ऊपरी लालसा के कारण उन्हें व्यापार में वो गलत कामों के राह पर चलने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक सर थे, ठीक है, उन सबको मोहित कर लिया था, उन सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो सारे जो अफसर थे वो उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियां की गड़गड़ाहट तथा तालों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़े दबाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? जब ठंड का समय था और जो वंशीधर थे वो सो रहे थे। ठीक है, और उनके पास में ही 1 मील दूर पे जमुना नदी बहती थी। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें गाड़ियों की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी तो उन्हें लगा कि इतनी रात को क्या बात है कि गाड़ियाँ इतनी सारी जा रही है, तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ वहाँ पे गलत हो रहा है। तो वो क्या लिया कि अपना तमंचा उठाया, अपनी वर्दी पहनी और वहाँ पे फिर निकल पहुँचे। और फिर उन्होंने क्या कहा, गाड़ियों के पास जाकर और पूछे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब किसकी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो ऋणी ना हो। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से टकराकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे।
क्या हुआ कि जब वो गाड़ियों के पास पहुँचे तो वहाँ से जवाब मिला कि ये पंडित आलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं और इसको ये दातागंज से आई हैं और इनको जाना कहाँ पर है, इनको कानपुर ले जाना है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि इसके अंदर क्या है, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जो पंडित आलोपी दिन थे वो बहुत ही प्रतिष्ठित ज़मींदार थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार ज़मींदार थे, ठीक है। और उनके लेन देन कहाँ से थी, अंग्रेज़ी अफसरों के साथ हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने जब पूछा तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने खुद जब जांचा तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे नमक के बड़े बड़े ढेले थे उस बोरियों के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और पटवारी का सम्मानित पद छोड़ करके लोग नमक के विभाग में जाने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊपरी आय था। ऊपरी आय मतलब जिसको बोलते हैं मासिक वेतन, जब मिलता है मासिक वेतन, जब आपको मंथली इनकम मिलता है तो उसके ऊपर का जो होता है इंसेंटिव, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ एक वंशीधर नामक एक लड़का रहता था जो कि रोज़गार के लिए निकला था, ठीक है। और उनके पिता बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा अगर तुम्हें एक पद ना मिले, ठीक है, तो पद के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे काम को ढूंढना जहाँ पे ऊपरी आय हो। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, यानी कि वो कुछ समय तक रहता है और फिर चला जाता है। यानी कि महीने के शुरू में रहेगा और फिर आपको महीना ख़त्म होते होते आपके पास नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी ऊपरी आय होगी वो बहुत बहता हुआ नदी है जो कि आपके पास हमेशा बहती रहती है, आपके पास हमेशा स्रोत रहते हैं पैसों के, ठीक है। तो उनका कहना क्या यही था कि गलत कामों पे चलना, ठीक है। उनके पिता का यही कहना था। जो वंशीधर थे वो ऐसे नहीं थे, वे बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। ये कहानी उनके ऊपर ही लिखी गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार पुरुष थे, ठीक है, और उन्होंने कभी गलत काम को नहीं चुना। आगे बढ़ते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातों ध्यान में सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे सकून से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुआ था, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। क्या बताया जा रहा है, जब वंशीधर आए तो उन्हें क्या हुआ कि उन्हें नमक का जो विभाग था वहाँ पे उनको दरोगा का पद मिल गया, ठीक है। जब वो अपने घर से निकले थे तो वो अपने पिता के बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके पिता ने जो बात बोली थी कि आप ऊपरी आय पे ज़्यादा ध्यान देना, तो उन्होंने उस बात को अपने दिमाग में रख के घर से निकले थे और उन्हें अच्छे विभाग में एक दरोगा का पद मिल गया। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित होता है, ठीक है, प्रतिष्ठित का मतलब। तो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित पद मिला, ठीक है। और वहाँ पे वेतन भी बहुत अच्छा था और आय का तो ठिकाना ही नहीं था, यानी कि आय बहुत ही ज़्यादा था, वेतन से कई गुना ज़्यादा, ठीक है। और जब मुंशी को ये बात पता चली तो वो फूले न समाये, यानी कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। और उस समय जाड़े का दिन चल रहा था, ठीक है, और रात का समय था। उनके सारे सिपाही सो रहे थे, लेकिन उनको आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, परंतु जो वंशीधर थे उन्होंने अपने कार्य के बल पे अपने जितने भी उनके आसपास में अफसर और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही देन खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है नचाते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़ी लगाकर खाए और फिर हाफ ओढ़े एक दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकार, सरकारी हुक्म। पर क्या है कि जब उनकी गाड़ियां पकड़ी गई तो वहाँ से 1-2 इंसान आकर के बोले कि वहाँ पे गाड़ियां पकड़ ली गई हैं, ठीक है। तो आलोपी दिन बिना किसी घबराहट के कारण आए बाहर और उन पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से पूछा कि आखिर क्यों गाड़ियां हमारी रोक दी गई है। तो वंशीधर ने जवाब दिया कि सरकारी हुक्म, यानी कि ये सरकार का हुक्म है और मैं सरकार का वफादार हूँ, तो मैंने गाड़ियाँ रोकी हैं, क्योंकि ये सब जो काम हो रहा है वो सब क्या है कि वो सब वैध कार्य है, तो वो सरकार की तरफ से मना किया हुआ है, तो वो सब मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। पढ़ते हैं। आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था।
सर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़कड़ाकर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यहाँ पर आलोपी दिन ये कोशिश कर रहे थे कि वे जो वंशीधर है उनको कुछ पैसे दे करके या फिर किसी भी तरीके से उनका मुंह बंद करवा सके, उनको लालच दे सके। परंतु जो वंशीधर थे वो इन सब मामलों से दूर रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार थे। तो उन्होंने कहा कि हम नमक हराम नहीं है, यानी कि हम गद्दार नहीं है कि अपने ही देश के साथ गद्दारी करें और हम इन पैसों को ले, यानी कि हम थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान बेचते फिरे। कौड़ियों पर अपना ईमान बेचना मतलब क्या होता है? थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाना या फिर अपने आप को झुका देना। ठीक है, तो वंशीधर ने ये जवाब दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। मुझे अधिक बातों का फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि उनको वंशीधर को आलोपी दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने क्या बोला कि आपको मैं हिरासत में लेता हूँ, यानी कि आपको मैं गिरफ्तार करता हूँ। फिर उन्होंने अपने जमादार को हुक्म दिया कि बदलू सिंह को कि इन्हें हिरासत में ले लो और इन्हें जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आलोपी दिन स्तंभित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत ही दीन भाव से बोला, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। पे क्या है कि स्तंभित का मतलब होता है शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया। ठीक है, कि मतलब हमें हिरासत में लेने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब सब में हलचल मच गई कि ये क्या, मतलब इसको कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये मतलब इनको ऐसा लगा कि ये बहुत नया लड़का है, इसलिए यहाँ के रूल नहीं पता है, इसको पैसों का लालच नहीं है, तो वो उन्हें पैसों का लालच देना चाहता था। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है, हमारी इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर क्या आएगा आपके हाथ? हमें गिरफ्तार करके आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आप कुछ पैसे रख लीजिए या फिर कुछ आधा सामान लेके बात ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो ये उनको लालच देना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। पे क्या है, आलोपी दिन को लगता था कि जो वंशीधर है वो उनके बहुत ही काम आएगा, इन सब कामों में उनकी मदद करेगा, उनको ये सब काम करने की इजाज़त देगा। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं था, वो बहुत ही ईमानदार था। ठीक है, परंतु लाला जी ने फिर भी कोशिश की कि मैं इसको थोड़े से पैसे दे करके और काम रफा दफा करूँ ताकि ये बात बाहर तक ना पहुँचे। परंतु जो वंशीधर था वो इस सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता था और ना उसको ये सब पसंद था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप 1000 की जगह मुझे 1,00,000 रुपये भी दे दोगे तो भी मैं इस सच्चे मार्ग से, मतलब सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि इस बुद्धिहीन दृष्टि और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत चंचलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिए। 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल विचलित खड़ा रहा। पे क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं जैसे तैसे इसको मना लूँ। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मतलब पहले 1000 बोला था, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 15 से 20,000 तक उन्होंने बोला। लेकिन क्या हुआ कि जो वंशीधर उन्होंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे दो, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूँगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। बाबू साहब और वंशीधर में बात हो रही है। वंशीधर बोल रहा है कि यह संभव है, तो बाबू साहब बोलते 30,000। उसने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या 40,000? तो उन्होंने कहा कि 40 नहीं, 40 लाख पर भी मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका मतलब ये है कि जो धर्म है, यानी कि जो नैतिकता है, जो ईमानदारी है, उसको क्या है कि पैसों के तले कुचला जा रहा है। मतलब पैसों के तले दबाया जा रहा है। पैसों को दे करके ईमानदारी को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा और निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। पर क्या है कि उन्हें आखिरकार जैसे तैसे करके हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, परंतु ऐसा क्या हो गया, फिर वो सब एक दूसरे से, जैसे हम बात करते हैं कि कोई बात हो जाती है हमारे आसपास, तो हम जैसे एक दूसरे को बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, वो तो इतना अच्छा था, या फिर वो इतनी अच्छी थी, फिर ऐसे कैसे। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की बौछार हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाकर अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब जब उन्होंने गलती की है तो उन्हें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लज्जा आ रही थी कि पूरा समाज मेरे ऊपर हंस रहा है, पूरा समाज मेरे को अच्छा समझता था, परंतु ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।